letting me be here. I always enjoy your topics and the discussions happening. जी जी। तो मुझे बताइए, हम लोग वैसे बात कर रहे हैं रिलेशनशिप फेलियर्स की डॉक्टर शिबाना, और इसके साथ साथ हम लोग ये भी बात करें कि रिलेशनशिप फेलियर्स और रिलेशनशिप्स में जो चीटिंग का एक कॉन्सेप्ट है उसके हवाले से। तो आप क्या कहेंगी कि ये जो रिलेशनशिप फेलियर्स हैं और ये जो चीटिंग का एक एलिमेंट उसमें आ जाता है, तो उससे क्या होता है, खवातीन पर किस तरह से वो असरअंदाज करता है? खाली खवातीन पे अंदाज नहीं करता, असरअंदाज आदमियों पे भी इक्वली करता है, लेकिन आदमियों का सपोर्ट सिस्टम और उनकी मैस्कुलिनिटी रिश्ते में आ जाती है कि वो हर जगह बैठ के वेंटिंग नहीं कर सकते। रिलेशनशिप फेलियर्स के ऊपर अगर आप बात करें तो आपको जनरेशन्स के ऊपर बात करनी पड़ेगी। एक जनरेशन आपको डिवाइड करना पड़ेगा कि व्हाट इज हैपनिंग करंटली, जो कि इतनी चीजें चेंज हो गई हैं पिछले 10 साल में हुई हैं, इससे ज्यादा तो नहीं, 15 साल कह लें आप, बल्कि ज्यादा तो मैं कहूंगी 5-10 साल में। एक वो लोगों की एज है, ग्रुप, जो कि आप कह लो 40 एंड अप है, 40 साल से ऊपर के मर्द हजरात हैं, वो अभी तक डायलेमा ऑफ चीटिंग और उससे उसी तरह निबड़ रहे हैं, नबर्द आजमाए, जिस तरह से पहली जनरेशन थी जो हमारे माँ बाप थे, उनके नाना नानी दादा दादी थी। चीजें बदल गई हैं विद द न्यू जनरेशन जो कि आ रही हैं, आप कह लो 15 साल से लेके जो 30 साल के, 35 साल के, जो 35 साल भी थोड़ा बड़ा ही है, 30 साल के जो लड़के लड़कियां जवान लोग आ रहे हैं, उनका बिल्कुल कॉन्सेप्ट डिफरेंट है, उनकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेशनशिप डिफरेंट है, जमाना बदल गया, उन्होंने पूरी वर्ल्ड जो है ग्लोबलाइजेशन हो गई है, उनके मेंटोर्स, उनके टीचर्स वो वाले नहीं हैं जो हम लोगों वाले थे कि अच्छा चीटिंग हो गई तो हमारी औरत बैठ के घर में रो रही है। वो कह लें 35 साल से ऊपर के लोग हैं जो अभी भी रिलेशनशिप्स की सेक्रेडनेस को समझ रहे हैं। ये जो सोशल मीडिया है ना, उसने एक नई पौध पैदा कर दी है। और अभी ये जो आपके एक हजरत ने फोन किया था एक, और वो कह रहे थे कि मेरी लड़की जो है 4 साल की कमिटमेंट के बाद रेस्टोरेंट में किसी के साथ पाई गई। दिस इज अ ट्रू फैक्ट, दिस इज हैपनिंग राइट नाउ। मेरे जितनी भी पर्सनल कोचिंग और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की मैं बात करती हूँ, एक्चुअली मैं पाकिस्तान में आके बात करती हूँ। मेरी जो अपनी प्रैक्टिस है मेडिकल एंड सर्जरी की, वो तो मैं यूएसए में करती हूँ क्योंकि मुझे इतने डॉलर्स उधर नहीं मिल रहे। आई एम जस्ट जोकिंग। लेकिन जितनी भी पर्सनल कोचिंग मेरी होती है पाकिस्तान के अंदर होती है, वहां पे मेरी कॉलेजेस में भी मैं मेंटोरिंग करती हूँ। बच्चा बदल गया आपका, लड़कियां बदल गई हैं, सोशल मीडिया ने जो जनरेशन एक परवान चढ़ाई है, उनके चैलेंजेस बहुत डिफरेंट हैं उन लोगों से जो 40 इयर्स एंड अप हैं। वो क्या करते हैं कि सोशल मीडिया पे अपनी पिक्चर्स लगाते हैं, उनको एक्सटर्नल वैलिडेशन चाहिए। लड़के उनकी आके टिक 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 खूबसूरत पिक्चर है, लड़कियों ने कपड़े ऐसे पहने हुए हैं, स्किन दिखाई हुई है, सर्जरीज कराई हैं, पाउच है उनका लिप्स, उनको वैलिडेशन मिल रही है बाहर से उन लड़कों से। और ये इस सूरत हालात में उनकी जो अवेलेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी है, उनकी एक लड़के के साथ नहीं होती। और इसी तरह लड़कों की एक लड़की नहीं होती। उनकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेशनशिप ये है कि हमने बैकअप्स रखने, हमने ऑप्शंस रखने। और उसके बाद ये होता है जी कि अगर मुझे इससे बेहतर ऑप्शन मिल गई, और ऑप्शन आपको कहाँ से मिल रही है? सोशल मीडिया से मिल रही है। आपको एक्सटर्नल वैलिडेशन कहाँ से मिल रही है? सोशल मीडिया से मिल रही है। आजकल के बच्चे बच्चियां जो हैं, उनके हार्ट एक्स एंड हार्ट ब्रेक्स आर वेरी डिफरेंट देन द विमेन जिनकी मैं ट्रीटमेंट या जिनको मैं काउंसलिंग करती हूँ, जो कि शादीशुदा हैं और 40 एंड अप हैं। वो उसी तरह से रो रही होती हैं, उसी तरह से कि मेरे से चीटिंग हो गई। उसके ऊपर भी बात कर लेंगे कि दे वांट टू गेट आउट ऑफ इट, तो मैं उनको क्या एडवाइस करती हूँ कि उनको क्या करना चाहिए। लेकिन जो बच्चे होते हैं आजकल के, जो लिव इन में हैं, जिन्होंने रोज अपने रिलेशनशिप बदलने हैं, उनके पास जब कोई ऐसी बच्ची आती है जो हेड टू टो कवर्ड है, जिसने अपनी तन मन को ढांपा हुआ है और एक सर्टेन लुक नहीं दे रही, उसको आजकल कोई पूछता नहीं है। एक नई लड़की को, आपकी एक शख्सियत को तामीर किया जा रहा है सोशल मीडिया के लिए, और लड़के जो हैं वो उसी तरह की लड़कियों की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द हॉलीवुड बॉलीवुड इन्फ्लुएंस एंड ग्लोबलाइजेशन। तो ऐसे लोगों के चैलेंजेस जब वो मेरे पास आते हैं, तो मैं उनको एक नई गाइडलाइंस देती हूँ कि आपने रेड फ्लैग्स देखने अपने रिलेशनशिप्स में। आपने देखना है कि आपकी वैल्यूज फाउंडेशन के मुताबिक आपने सिलेक्शन ऑफ पार्टनर करनी है। क्योंकि अगर आजकल के बच्चे जो हैं, हमने काम ज्यादा नहीं करना, हमने हाथ बड़ा मारना है, कोई सेटल्ड लड़की मिल जाए, कोई सेटल्ड लड़का मिल जाए, साथ मिलके आपस में जिंदगी थिक एंड थिन के साथ नहीं गुजारना चाहते, मेहनत नहीं करना चाहते, एवरीबडी इज लुकिंग फॉर शॉर्टकट। ऐसे में क्या होता है कि उनके पास कोई और अच्छी ऑप्शन आ जाती है, वो उस तरफ चले जाते हैं। तो इनके डायलेमास बिल्कुल डिफरेंट है। जबकि 40s में जब शादीशुदा औरतें मेरे पास आती हैं, हमारे हस्बैंड ने जो है हम पे चीट कर लिया, तो उनके लिए मैं हमेशा कहती हूँ
कि देखें ये चीजें एक्यूमुलेट होती हैं। औरतें जो होती हैं इमोशनल क्रीचर्स हैं। अगर आप उनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी चेक करें हेड टू टो, अगर आप एवोल्यूशनरी प्रोसेस चेक करें तो वो गैदरर्स थे, वो इंफॉर्मेशन गैदर करती थी, घर में एक दूसरे से बात करती थी। केव टाइम में भी अगर आप देखें तो आदमी क्या करता था, जाके हंटिंग करता था, चीते को मारकर लेकर आता था। फोकस्ड थे। आदमी कंपार्टमेंटलाइज कर सकते हैं, वो काम पे अगर अफेयर भी चला रहे हैं ना, 10 अफेयर सेपरेटली चला सकते हैं। उसके बाद घर पे आके ये भी चाहेंगे कि बीवी को भी उस तरह ही मोहब्बत दें, बच्चों का भी उस तरह सिस्टम बरकरार रखें और हमारी लाइफ भी खराब ना हो। औरतें जो होती हैं हमेशा इमोशनली इन्वॉल्व हो जाती है, खिचड़ी पका देती हैं। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता, और इमोशनल इन्वॉल्वमेंट कहाँ से स्टार्ट होती है, सोशल मीडिया से, अवेलेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी। बिल्कुल पहले ये ठीक, चीजें बिल्कुल थी ठीक। नहीं, तो इसलिए जरा कमी थी। अब अगर चीट हो जाता है तो मैं हमेशा औरतों को कहती हूँ कि तुम्हारे पास एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर से बेहतर कोई स्ट्रक्चर है, तुम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, तुम अगर अपने मियाँ को छोड़ के उसकी चीटिंग को माफ करके बाहर नहीं राइट। जाओगी तो तुमने क्या करना है आगे। अगर तो तुम्हारे पास है तो यू थिंक अबाउट इट, वरना जो है तुम माफ कर दो। और दूसरी बात मैं हमेशा उनको कहती हूँ, माफी से पहले तुमने पास्ट को कभी डिस्कस नहीं करना, बीच में जो हो गया वो हो गया। और आदमी को मैं कहती हूँ कि रिलेशनशिप कभी सेम नहीं रहेगा, औरत कभी माफ नहीं करती, याद हमेशा रखती है। आपके साथ, सॉरी, आपके साथ अगर वो रह भी रही है ना, तो आपने ये सोच लें कि पहले वाली शादी खत्म, अब आपने नई शादी एक दूसरे के साथ करनी है और इसी शादी के ऊपर नई फाउंडेशन बनानी है। अंडरस्टैंडिंग के कौन सी चीजें गलत हो गई थी, बिल्कुल सही। आपकी कौन सी अनमेट नीड्स थी। आपने पुरानी सही बात शादी की है खत्म, कि पास्ट की जो इसी बातें हैं बंदे के उसको साथ भुला के शादी ही कर। आप आगे मूव ऑन कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक। और रिलेशनशिप की जो सक्सेस है वो इसी में है कि हम इसको आगे लेके चले, लेकिन जो पिछली बातें उसको समहाउ एक, जैसे कहते हैं ना, एक बॉक्स में फेंक के बंद करके एक समुद्र में। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शिवाना आपका। और हम आपको बताते चले कि हमें किन्होंने ज्वाइन किया है। हमें जी तो बहुत स्पेशल लेडी से ज्वाइन किया है, हिदना इकबाल, शी इज़ अ साइकोलॉजिस्ट, और उसके साथ साथ आमना आफ्ताब, शी इज़ एन ह्यूमन एक्टिविस्ट। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मेरी सहेली। थैंक यू सो मच जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी राबिया बताइए, आज हम कौन सा स्पेशल टॉपिक डिस्कस कर रही जी हैं? आमना, आज हम बात कर रहे हैं रिलेशनशिप फेलियर्स और चीटिंग की। तो आपके नज़दीक रीजंस क्या होते हैं इन दोनों स्टेप्स के? ये स्टार्ट कहाँ से होती हैं? इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि पाकिस्तान में 43% इस वक्त जो है वो मेल्स चीट कर रहे हैं और 22% के करीब फीमेल्स चीट करती हैं रिलेशनशिप में रहते हुए। अच्छा, अब इसके बहुत सारे फैक्टर। सबसे पहला जो मेरे जहन में है कि इमोशनल डिस्कनेक्ट। जब भी कपल में इमोशनल डिस्कनेक्ट आ जाता है, वहाँ पे वो स्पेस छूट जाती है, खाली होती है, तो वहाँ पे डेफिनेटली एक और कोई भी दोस्त की शक्ल में, पार्टनर की शक्ल में वो उसको फिल इन करता है। दूसरा, जो चाइल्डहुड ट्रॉमास हैं, वो अनरिजॉल्व्ड इश्यूज, जो बच्चे उस माहौल में बड़े हो रहे होते हैं और जहाँ पे वो इनसिक्योरिटीज़ देखते हैं, तो जब भी वो रिलेशनशिप में जाते हैं, कहीं ना कहीं वो वापस बाउंस बैक होता है उनके जहन में और रिलेशनशिप को वो उस तरह कैरी नहीं कर पाते। तीसरा बहुत बड़ा फैक्टर है कि जो आसपास का फ्रेंड सर्कल और आपके रिलेटिव्स हैं। यूजुअली होता है कि जैसे मियाँ बीवी में, कपल में कोई भी बात होती है तो ख़वातीन अपने फ्रेंड्स से डिस्कस करती हैं। वो कहती हैं, हाँ यू डोंट डिज़र्व दिस, इसको छोड़ो, कोई बात नहीं है, यानी कि यू शुड मूव ऑन, और इसको ये नहीं कहना चाहिए था। तो वो ऑलरेडी जो हर्ट होती हैं वो और ज़्यादा हर्ट होना शुरू हो जाती हैं। तो वो जो रिएक्शंस हैं वो हस्बैंड से ऑफ कोर्स और अपने आप को डिस्टेंस करती हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें कम्युनिकेशन गैप, फिर अगेन दैट इज़ द बिगेस्ट फैक्टर कि जब मियाँ बीवी आपस में बैठ के कम्युनिकेट नहीं करते और हर्ट होते रहते हैं, तो कुछ अरसे के बाद वो चीज़ें इतनी पाइलअप हो जाती हैं कि वो उस रिलेशनशिप उनके लिए घुटन बनना शुरू हो जाता है कि हम कहाँ पे रह रहे हैं। तो डेफिनेटली एक साइकोलॉजिस्ट का बहुत अहम किरदार यहाँ पर आता है कि जहाँ पे वो उन लोगों को प्रॉपरली समझा सकें, उनको गाइड कर सकें कि उन्होंने आगे कैसे चलना है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। आप क्या कहेंगे इस बारे में? अच्छा, मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं चूँकि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ, तो मैं आपको ज़्यादा जो अच्छी एक पिक्चर है वो इन द रेफरेंस ऑफ साइकोलॉजी देना चाहती हूँ। जब भी हम किसी इंडिविजुअल की बात करते हैं तो उसके साथ उसके होने वाले बिहेवियर्स में कुछ फैक्टर्स का रोल होता है। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर तो उसके अपने फैक्टर्स, जिसको हम इंटरनल फैक्टर्स कहते हैं, वो होते हैं। और कुछ ज़ाहिर है फिर नेक्स्ट में सोशल या एक्सटर्नल फैक्टर्स जिसको हम कहते हैं।
अगर सबसे पहले, चूंकि इंटरनल फैक्टर्स वो होते हैं जो आपके कंट्रोल में होते हैं, जिनसे यू आर अवेयर और यू आर नॉट अवेयर, तो इसीलिए उनकी सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंस होती है। इंटरनल फैक्टर्स में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन या लैक ऑफ कंटेंटमेंट। आपको जो चीज़ मिलती है, यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद इट एंड यू वांट समथिंग बेटर, यू वांट समथिंग मोर, ठीक है, और उसके चाहत में या उसको देखने के लिए यू कीप ऑन स्ट्रगलिंग फॉर द यू नो अनदर पर्सन। उसके अलावा बचपन से कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो आपकी पर्सनालिटी को शेप करते हैं। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है अटैचमेंट स्टाइल्स का। अटैचमेंट स्टाइल्स बेसिकली आपकी डेवलपमेंट का पार्ट होते हैं, बिकॉज जब एक बच्चा पैदा होता है, इन्फेंट होता है, तो उसको सबसे ज़्यादा जो सिक्योरिटी या वार्मथ मिलती है वो उसके प्राइमरी केयर गिवर से मिलती है, विच इन मोस्ट ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द केसेस इज़ विमेन जो उसकी मदर है। अगर मदर उसको अटैचमेंट या वार्मथ या ड्यू जो उसकी केयर है बच्चे को वो नहीं दे पा रही, तो इनसिक्योर अटैचमेंट पैटर्न्स जो हैं वो बिल्ड होते हैं आपके प्राइमरी केयर गिवर के साथ, जो आपको लेटर ऑन जो आपकी एडल्टहुड फंक्शनिंग है उसको ख़राब करते हैं, जो कि इन द फॉर्म ऑफ मैरिटल रिलेशनशिप होती है सबसे इम्पॉर्टेंटली। तो अगर बचपन से अगर बच्चा एक सिक्योर अटैचमेंट विद द प्राइमरी केयर गिवर नहीं बना सका, तो उसने आगे जाके भी इनसिक्योर अटैचमेंट बनानी है अपने इंटीमेट पार्टनर के साथ भी। सो इसलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पेरेंटिंग का बहुत ज़्यादा रोल है। अगर बच्चा किसी ऐसे इन्वायरमेंट का पार्ट रहा है जहाँ पे पेरेंट्स, वन ऑफ द पेरेंट वाज अ चीटर और वन ऑफ द पेरेंट वाज समवन हु वाज डिसलॉयल विद द अदर पार्टनर, तो उस सिनेरियो में भी बहुत सारे चांसेस, ये मैं आपको रिसर्च एविडेंस बता रही हूँ कि उसमें भी बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हाई हो जाती है कि वो बच्चा चूँकि उस एनवायरनमेंट में रहा है, उसने बचपन से ये चीज़ देखी है अपने इर्द गिर्द होते हुए, तो वो भी लेटर ऑन उसका पार्ट बन सकती है। एग्जैक्टली। फिर उसके अलावा ये जो आपकी पर्सनालिटी में कुछ ऐसे नार्सिसिज्म जैसे एक है कि इफ़ आई थिंक दैट आई एम द सेंटर ऑफ यूनिवर्स और मुझे मेरे इर्द गिर्द सारी चीज़ें जैसे मैं चाह रही हूँ या चाह रहा हूँ वैसे होनी चाहिए, और अब पार्टनर इज़ अनदर पर्सन, ठीक है, वो आपके अकॉर्डिंग नहीं चल सकता बिकॉज उसके अपने थॉट प्रोसेसेस हैं, उसकी अपनी लाइक्स डिसलाइक्स हैं, उसकी अपनी पर्सनालिटी है। अगर आप एक नार्सिसिस्ट हैं, यू हैव सम इशू इन योर ओन पर्सनालिटी, दैट ऑल्सो मीन्स कि आप पे द प्रोबेबिलिटी इज़ क्वाइट हाई कि आप यू विल एंड अप हैविंग एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। तो इंटरनल फैक्टर्स में उसके अलावा भी साइकोपैथोलॉजीज़ बहुत सारी हैं, जैसे ड्रग एडिक्शन है, उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो बंदा करे, स्पेशली एग्रेशन, लो सेल्फ इस्टीम, डिप्रेशन, एंजाइटी, बिकॉज यू आर नॉट कंटेंटेड विद वेयर यू आर, सो ऑब्वियसली यू आर सर्चिंग फॉर अनदर थिंग। सो एक तो वो चीज़ है। फिर ये सारे मैंने आपको इंटरनल फैक्टर्स बताए हैं। कुछ एक्सटर्नल या सोसाइटल फैक्टर्स होते हैं जिसमें कि जैसे उन्होंने भी बताया है कि पीयर प्रेशर, अगर आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं अगर वो भी उस चीज़ में इन्वॉल्व हैं तो दे वुड मोटिवेट यू टू बी अ पार्ट ऑफ दैट थिंग ऑल्सो, इवन इफ इट्स अ बैड थिंग। सोशल, आप सोशल इंटरेक्शंस की बात कर रही हैं, जो सोशल पीयर हो गए, रिलेटिव्स peer हो में गए, जैसे आपके सिबलिंग्स भी मेरे ख्याल से आ जाते हैं। सिबलिंग्स भी आ जाते हैं, आपके फ्रेंड्स आ जाते हैं, आपके कलीग्स आ जाते हैं, कोवर्कर्स आ जाते हैं, ये सारा आपका पीयर ग्रुप होता है या आपका एक सोशल एनवायरनमेंट होता है। उसमें अगर ये चीज़ एग्जिस्ट करती है तो अगेन द प्रोबेबिलिटी इज हाई, क्योंकि वो नॉर्म है ना आपके सर्कल में, इट्स अ नॉर्म, तो इसीलिए फिर आप उसको फॉलो करेंगे। ठीक है, इसी के साथ हम ऐड कर